नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का दूसरे चरण की वोटिंग में सफाया, बीजेपी को नहीं देने जा रहा दोस्तों कोई भी पोलिंग बूथ पर वोट। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव के कन्नेज से चुनाव लड़ने पर मायावती के भतीजे ने की अखिलेश की तारीफ, कहा वो बड़े नेता है। क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों विदेशी मीडिया ने खोला मोर्चा, बता दिया कट्टर हिंदुत्व का पुजारी। जी हाँ, बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है, मुस्लिमों को घुसपैठिया बताने वाला है। और कैसे कर्नाटक में दोस्तों बीजेपी का नेता रंगे हाथ पकड़ा गया 4.8 करोड़ रुपए के साथ। जी हाँ, रिश्वत बांट रहा था चुनाव के वक्त। कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, 6 साल के प्रतिबंध की मांग की गई है। बताएंगे कौन है ये, किसने की ये याचिका दायर, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी बोले, देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर कर देश में नफरत फैलाकर बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार देश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी बस लोगों से एक ही अपील है कि वो घरों से निकलकर इंडिया गठबंधन को अपना मत दें। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये 2024 की इंसानियत और ख़ास करके दोस्तों संविधान की लड़ाई है। अगर आप इसमें चूक जाते हैं दोस्तों तो मतलब साफ है कि मोदी सरकार को आप 5 साल और देकर देश में चुनाव ख़त्म करवाने की एक और प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कि ये कि अगर मोदी सरकार आ गई तो दोस्तों अब वो चुनाव कराना ही छोड़ देगी। और अगर चुनाव होंगे भी तो दोस्तों ना के बराबर होंगे, क्योंकि अभी भी चुनाव में कोई ख़ास फैसिलिटी है विपक्ष को मिली नहीं है। सब देख रहे हैं, सारा पुलिस प्रशासन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। चुनाव आयोग ने वीवीपैट की गिनती वाले मुद्दे को खारिज कर दिया है। तो फिर किससे गुहार लगाई जा सकती है? आप समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है तो फिर उम्मीद लगाकर बैठना अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी है। इसीलिए कह रहा हूँ, ये 2024 का चुनाव बीजेपी को हराओ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, राहुल ने अपील की है। आपको बताते चले दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ, नहीं निकले लोग घरों से बाहर, बीजेपी को दिखाए ठेंगा। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री को लगा था कि अब मैं हिंदू मुसलमान वापस शुरू कर देता हूं, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री मुद्दों पर बात करते रहे तो पहले चरण का चुनाव बहुत बेकार गया। दरअसल प्रधानमंत्री अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं अपनी छवि सुधार लूं, जो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं, आपके चुनाव में मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जैसे ही प्रधानमंत्री ने पहले चरण में मुद्दों की बात की तो लोग वोट देने ही नहीं निकले, जिसके बाद प्रधानमंत्री को ये लगने लगा कि अरे ये क्या हो गया, हमारी जो हमने सोचा था वैसे तो हमें वोट मिले ही नहीं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री के दोस्तों होश उड़ गए। प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन से अपना प्लान शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान पे आ गए। सबसे पहला उन्होंने अपना विवादित बयान दिया राजस्थान में। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये लोग आपकी संपत्तियां छीन कर, यानी कि हिंदू भाइयों की संपत्तियां और मंगलसूत्र छीन कर उनको बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, और या फिर जो घुसपैठी है, यानी कि मुसलमानों को घुसपैठी और ज़्यादा बच्चों वाला बताया। ये नफरती भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, इसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात यह है कि दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई ख़ास सफलता मिली नहीं। नफरती भाषण देने के बाद भी प्रधानमंत्री के जुमले को अब कोई सुनने नहीं आ रहा है। सबको पता है नरेंद्र मोदी एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, और दोस्तों जुमलों से काम नहीं चलता। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश की संपत्तियों को सही से देखना है, तो देश को दोस्तों उसी तरीके से हमें ट्रीट भी करना होगा। लेकिन सरकार की नीतियाँ क्या कर रही हैं ये आप बखूब देख रहे हो। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता देश की संपत्तियों के बारे में आए दिन जिस तरीके की बयानबाजियां करते हैं दोस्तों, खास करके एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, वो दुनिया देख रही है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का फूटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुस्सा, कहा तुम जुल्म करते जाओ, हम सहन करने की क्षमता रखते हैं। दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को शहीद बताया है। ओवैसी का कहना है कि मुख्तार अंसारी शहीद हुआ था और मुख्तार अंसारी की एक इंसान था, इसीलिए हम उनको आज भी
एक शहीद मानते हैं, हम ये नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। मुख्तार अंसारी के दोस्तों दो फेस थे, एक वो जो मीडिया ने आपको बीजेपी के कहने पर बताया, दूसरा वो दोस्तों जो कोई जानता नहीं है। ये बात सच है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर दोस्तों कई इल्ज़ाम लगे हुए थे, लेकिन ये बात भी सच है कि मुसलमानों के ख़ास कर दोस्तों जो मुसलमानों के साथ होता है या फिर उनका साथ देता है, उस नेता को बीजेपी बदनाम ज़रूर करती है। मुख्तार अंसारी का एक और फेस था दोस्तों, और वो ये था कि वो गरीबों के मसीहा थे, कई लोगों की वो मदद किया करते थे, और ये वीडियो कई लोगों ने देखा है। सब लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी जो लोग मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ थे वो बड़े बड़े अफसर या पुलिस ऑफिसर थे दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों मुख्तार अंसारी के सामने अगर कोई किसी गरीब से बदतमीज़ी करता था, कोई पुलिस वाला या अफसर, तो मुख्तार अंसारी उसकी क्लास लगा डालते थे। और ये वही लोग थे दोस्तों जो कि मुख्तार अंसारी की बुराइयां करते हैं अब, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, और योगी सरकार के आने के बाद ज़्यादातर मुस्लिम नेता या तो जेल में बंद हैं या फिर उनको इसी तरीके का गैंगस्टर बता कर ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आरोप लगते रहते। तो ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल मैं किसी के बाप से नहीं डरता, जो सच है वो बोलता हूँ। बीजेपी की सरकार ने मुख्तार अंसारी को जहर देकर मार दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल खुलेआम जहर देकर मारा गया है और मैं मुख्तार अंसारी को शहीद समझता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, चाहे जो करना है वो कर ले। तो ओवैसी ने कहीं ना कहीं खुली चेतावनी बीजेपी को दे दी है। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी का नेता 4.8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। अब आप समझिए दोस्तों, हर बार बीजेपी के नेता केश बांटते हुए पकड़े जाते हैं। बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों किस तरीके की धांधलियां करते हैं चुनाव में, ये तो सबको दिखाई देता है। पोलिंग बूथ पर कैप्चरिंग करना, ईवीएम में इसके साथ खेल करना, वोटिंग में लोगों को डराना, या फिर मुस्लिम जगहों पर धीरे वोटिंग कराना, ये सारे आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं चुनाव में। लेकिन अब तो एक नया कांड हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी के नेता के पास 4.8 करोड़ रुपए पकड़े गए। बताया जा रहा है वो पब्लिक को बांटते हुए पैसे पकड़े गए हैं। आपको बताते चले, चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनके ऊपर केस भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि कुछ लोग पैसों के बल पर चुनाव जीतने का काम करते हैं, पैसे बांटकर अपने इधर वोट दिलवाते हैं कि हमें वोट दे दो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो पैसे के लिए, उस वक्त पैसे के लिए लालच में आकर वोट दे भी देते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि देश में जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं इसको रोकना चाहिए। आज जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, पैसे बांटकर चुनाव जीतने की ये जो प्रक्रिया चलाई जा रही है ये बहुत ही दुखदायक है। और मैं उन लोगों से अपील ज़रूर करूंगा कि अभी आपको 100-200 रुपये हो सकता है दे भी दिए जाएँ, 500 रुपये दे दिए जाएँ चुनाव में वोट डालने को, लेकिन कल इस 500 रुपये के 5 लाख रुपये वसूलेगी आपसे सरकार। जो आप छोटा सा साबुन भी ख़रीदते हो उस पर भी 2 रुपये टैक्स लग जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, कोई भी पैसे के लालच में आकर बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि इन लोगों का यही है, किसी को दारू की बाटल देते हैं, किसी को पैसा देते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं ताकि सामने वाला कन्फ्यूज़ होकर वोट किसी को भी दे दे। इसलिए दोस्तों अगर सबक सिखाना है बीजेपी को और सत्ता से बाहर भिजाना है तो सोच समझकर काम करिए, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ देश के न सिर्फ संविधान के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि देश की तमाम संस्थाएं भी दोस्तों आज कहीं ना कहीं बीजेपी के ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। अखिलेश यादव का कहना है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी पहला फेस तो हारी गई थी, दूसरे फेस में इनकी ज़मानत तक जब्त हो गई है। सारे के सारे रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इंडिया गठबंधन बड़े मन से बनाया गया है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन का मतलब ये है दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम उन लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारना और गरीबों के लिए काम करना। दोस्तों ये एक सच में क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने कहा भी है कि ये मैनिफेस्टो हमने बनाया ज़रूर है, लेकिन इसमें तमाम जो शर्त, तमाम जो बातें हैं, जो तमाम चीज़ें जो चाहा है वो उनकी है दोस्तों, भारत के लोगों की, हिंदुस्तानियों की। उन लोगों से पहले जनता से पूछा गया कि आपको क्या क्या किन किन मुद्दों पर वोट देंगे आप। जनता ने जब ये मुद्दे बताए दोस्तों तो इस तरीके का मैनिफेस्टो बनाया गया है। इस मैनिफेस्टो में दोस्तों तमाम चीज़ें ऐड की गई हैं। राहुल ने सीधा सीधा वादा किया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी वो 1 लाख रुपए माह
तमाम जनता को देंगे, खास कर हर परिवार की एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा, यानी कि महीने का 8,500 रुपये। अब तक किसी सरकार ने ऐसा क्रांतिकारी दोस्तों मैनिफेस्टो नहीं लाई थी। यही नहीं, छात्रों के लिए पेपर लीक से मुक्ति, और जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो अभी इस वक्त दोस्तों हो रहा है, अग्निवीर योजना, जिसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं है। युवाओं को जो है यहाँ पर अग्निवीर योजना ख़त्म कर दी जाएगी और फिर से आप हमेशा के लिए फ़ौज में आ सकते हो। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, शिक्षा वगैरह तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस के जो बड़े दावे हैं वो सब पूरे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि इस वक्त अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो देश को देश के हिसाब से चलाए, ना कि हिंदू मुसलमान के बल पर वोट पाने को चलाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल उल्टे सीधे बयान देकर प्रधानमंत्री की पूरे देश में हो रही आलोचनाएं। विदेशी अखबारों ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का खोला कच्चा चिट्ठा, नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉशिंगटन अखबार की। वॉशिंगटन अखबार लिखता है, अपनी सत्ता को सुरक्षित मानकर पीएम मोदी आर्थिक और कूटनीति स्तर पर देश के विकास को लेकर वैश्विकता नेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे। ऐसा करके वह पार्टी के प्रचलित विभाजनकारी रवैये से खुद को अलग बता रहे थे। इसका मतलब आप समझे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो अखबार है वॉशिंगटन, ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्दों की बात कर रहे थे और जो यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे कि हमने ये विकास किया, ये विकास किया। ऐसा करके वो अपनी छवि को सुधार रहे थे, जो कि कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती चुनाव में। तो नरेंद्र मोदी खुद को इस हिंदू मुसलमान से दूर रखे हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि अलग रखे हुए थे, लेकिन रविवार शाम को उन्होंने फिर से अपनी वही हिंदुत्व वाली राजनीति अपनाई जब पहला चुनाव का परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं आया। तो यहाँ पर वॉशिंगटन की तरफ से कहा गया कि रविवार शाम को उन्होंने फिर अपनी वही पुरानी रणनीति अपनाई और हेट स्पीच दी। उन्होंने मुसलमानों को कथित तौर पर घुसपैठिया और जो है ज़्यादा बच्चे वाला बताया, जिसके बाद प्रधानमंत्री की पूरे देश में आलोचना हो रही है। यही नहीं दोस्तों, आज जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री अपने मुद्दे से भटक गए। उनको पता चल गया कि मुझे कोई वोट नहीं दे रहा। उसके बाद दोस्तों आपको बताते चले, तरह तरह के अखबारों ने प्रधानमंत्री की आलोचना की है। और उसके बाद जो आपको बता दें, चाइना का जो अखबार है उसने लिखा कि बच्चे की उम्मीद क्या है, अनुरूप प्रदर्शन ना, यानी कि भाजपा की उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन ना होने के दावे के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर चुनावी रैलियों में धर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत के मुसलमान पर बयानबाजी तेज कर दी है। साउथ चीन मॉर्निंग अखबार ने दोस्तों उनके बयानों का सारा कच्चा चिट्ठा खोला और उन्होंने कहा यह भी जा रहा है कि मानव यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और इस पर चिंता भी जताई जा रही है। और उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है टाइम मैगजीन की। टाइम मैगजीन ने मोदी सरकार के बारे में लिखा, भारत की आबादी 144 करोड़ है और बीजेपी की आलोचना मुसलमान समुदाय को बाहर से आए विदेशियों के रूप में देखने के लिए होती रही है। मतलब पहले से ही मोदी सरकार जो बाहर से मुसलमान आए हैं उसको ये देखने के रूप में होती रही है कि मुसलमान यहाँ के लिए बाहर देश के हैं, विदेशियों के रूप में होती रही है। उन्होंने कहा इनमें पड़ोसी बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुसलमान भी शामिल हैं। टाइम्स मैगजीन ने मुसलमान के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह काउंसिल ऑफ अमेरिका इस्लामी रिलायंस के बयान को भी अपनी रिपोर्ट में जगह दी है। तो अब आप समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको बताते चलें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए ख़ास करके मुसलमानों के ऊपर विवादित टिप्पणियां दी जा रही हैं, उनको घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चों वाला बताया जा रहा है। अब तो आप समझिए दोस्तों, ये जो तमाम विदेशी अखबारों में प्रधानमंत्री की तारीफ़ें छपी हैं, जो उनकी मतलब मैं तंज कस रहा हूँ कि जो उनकी बुराइयां हैं इसको वो तो जाहिर सी बात है तारीफ़ ही मान रहा होंगे। तो ये जो दोस्तों आलोचनाएं हो रही हैं पूरे विदेशों में, क्या इससे हमारे भारत की छवि ख़राब नहीं होगी? क्या इससे हमारे भारत की छवि और बिगड़ेगी नहीं दोस्तों? और उसके बाद खुलेआम चुनाव आयोग की बेशर्मी देखिए। चुनाव आयोग की बेशर्मी ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की जगह इस भड़काऊ भाषण पर
नोटिस किसको दिया जाता है? जेपी नड्डा को। मतलब हद हो गई है कि इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है और नोटिस किसको मिल रहा है? जेपी नड्डा को, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं था इस स्पीच से। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना बड़ा बेईमान है दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले 150 सीट भी नहीं ला पा रही बीजेपी, सिमट गई है। दरअसल आपको बताया चले तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गेम ओवर हो चुका। जनता जान चुकी है कि इन लोगों ने पिछले 10 सालों में सिर्फ जनता को धोखा दिया है और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग सत्ता को अपने बाप की बपोती समझ कर बैठे हैं, ये सत्ता किसी की भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने खुले मन से साफ कहा है कि फिलहाल इस सरकार की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। तेजस्वी यहीं नहीं रुके दोस्तों। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट ले, क्योंकि अब जाने का समय सचमुच आ चुका है। क्योंकि दोस्तों जो लोग कहते थे कि झोला खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, अब सच में दोस्तों झोला उठाकर चलने का समय आ चुका है। और प्रधानमंत्री अपना झोला उठा ही लें तो अच्छा है, क्योंकि इस देश ने बहुत कुछ झेल लिया है। अब दोस्तों इस देश और कुछ झेलने लायक बचा नहीं है। प्रधानमंत्री के झूठे वादे, झूठे दावे, 10 साल में जनता का दोस्तों निकलता पसीना और ख़ास करके देश की अर्थव्यवस्था का निकलता जनाजा, ये सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से लेकर देश की जो भाईचारा उस तक को ख़त्म कर दिया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। राहुल गांधी की उस बात पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरने लगता है तो वो कांपने लगता है। राहुल गांधी ने कहा जब भी देश की जनता प्रधानमंत्री सवाल पूछती है तो मोदी कांपता है, डरता है। जब मुद्दों पर बात आती है तो हिंदू मुसलमान की बात करने लगता है। इसी लैंग्वेज ने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटा। सीधी सी बात है, राहुल गांधी के ये बयान दोस्तों कहीं ना कहीं कड़वा ज़रूर है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्योंकि दोस्तों इज्जत भी उसे ही दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। जो इज्जत के लायक नहीं होते दोस्तों, उनको इज्जत देने का कोई मतलब नहीं है। जिसके दिमाग में ही हिंदू मुसलमान की गंद भरी हो दोस्तों, आप समझिए वो इंसान कभी ये नहीं समझ सकता कि देश में भाईचारे की ज़रूरत है। अपने आप को सत्ता जिताने के लिए, सत्ता में रहने के लिए एक समुदाय को गालियां देना, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, क्या ये किसी पीएम को शोभा देता है? और अगर देता है दोस्तों, और अगर आप इस बयानबाजी को सपोर्ट करते हो तो आप यकीन मानिए आप भी उतने ही बड़े जो यहाँ पर वो हो गुनहगार जितना बड़े नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी उनको सपोर्ट कर रहा हो, आप भी उनकी बयानबाजी में हाँ मिला रहा हो, तो इसका मतलब तो यही होता है कि आप भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो। तो मेरी आपसे ये अपील है दोस्तों, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा निकलिए घर से बाहर, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए, वोट करिए। क्योंकि दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मेरा वोट नहीं दूंगा तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक एक वोट की बहुत मायने होते हैं दोस्तों। एक एक वोट जीतने के लिए ज़रूरी होता है। और ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फ़िलहाल जिस तरीके से चुनाव आते हैं सामने, उस टाइम बीजेपी क्या करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करिए दोस्तों। और हम तो यही कहेंगे कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ सबके सामने आ चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था कि बीजेपी 180 सीट लाएगी, लेकिन अब तो ये साफ ही हो चुका है कि बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 2 चरणों के चुनाव के बाद पूरी तरीके से डर चुकी है और बीजेपी को पता चल गया है कि वो दोनों चरण के चुनाव हार रही है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इस दोनों चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो गेम है वो ओवर हो चुका है। और ये सरकार की दोस्तों कितनी ही बड़ी बड़ी वो चीज़ें बोली जाती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उन्हें कभी भी वो नहीं दिया गया। और मैं एक चीज़ साफ करता हूँ दोस्तों, इस सरकार को कहीं ना कहीं असलियत दिख रही है और इस सरकार को ये पता चल गया है कि अब की बार ये सत्ता में नहीं आने वाली। तो कम से कम दोस्तों इस सरकार की जो नीयत है, जो असलियत है, वो साफ देखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब की बार चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये चीज़ दोस्तों जब आसान ना हो तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार का जो एक असली वजूद है, जो एक चेहरा है, वो सामने आ ही गया है। और अब तो सामने ये चीज़ भी आ गई है दोस्तों कि फ़िलहाल इस सरकार की नीतियाँ क्या हैं, कैसे ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से फ़ेल हो चुकी है। और दोस्तों ये चीज़ भी जनता को समझ में आनी चाहिए। तो हम तो यही जो है यहाँ पर दोस्तों लोगों से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर इस चुनाव में अपने मन मुताबिक वोट डाले दोस्तों। और क्योंकि
इस सरकार की जो तमाम काम है उससे जनता कहीं ना कहीं नाराज़ है। ऐसे में दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा इसको जो है वो करिए इग्नोर, और अब दोस्तों सरकार को कहीं ना कहीं विदा कर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। फ़िलहाल अगर आपको हमारा दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि दोस्तों इस तरीके की